Good morning to everyone. I am D. Welcome to Study with D. Start where you are. So I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे. सो एज यू ऑल नो, जैसा आप सभी जानते हैं, हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन. सो देखते हैं पहला क्वेश्चन. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बताता है यूनियन और स्टेट के बीच में. या फिर ये लैंग्वेज, इसके अंदर लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं जो हमारे संविधान में ली गई है. या फिर स्पेशल प्रोविज़न एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत लिए गए हैं. और इट एलोकेट सीट इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट. काउंसिल ऑफ द स्टेट्स की जो सीट्स हैं वो इसमें मेंशन की गई है. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जो सीट्स हैं ये इसके अंदर एलोकेट, ये इसके अंतर्गत बताई गई हैं. फोर्थ शेड्यूल के अंतर्गत क्या आता है? सीट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नाइन्थ शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड. नाइन्थ शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एड किया गया था. किसके थ्रू? फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू, एट्थ अमेंडमेंट के थ्रू, नाइन्थ अमेंडमेंट के थ्रू, या फिर 42nd अमेंडमेंट के थ्रू. सो द राइट आंसर इज फर्स्ट अमेंडमेंट. जो फर्स्ट अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था ये 1951 में किया गया था. और इसके अंतर्गत दो आर्टिकल 31A और 31B को जोड़ा गया. 31A और 31B को जोड़ा गया. और नाइन्थ शेड्यूल भी इसमें ऐड किया गया. और नाइन्थ शेड्यूल किस चीज़ के लिए था? प्रोटेक्शन देता था. ये कौन से? लैंड रिफॉर्म चैलेंजेस को. लैंड रिफॉर्म चैलेंजेस को ये प्रोटेक्शन देता था. इट फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डायलेटरी लिटिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ विच द implementation of these important measures affecting large number of people had been held up. जो आप बात करते हैं इसके अंतर्गत ऐसी चीज़ों को रखा गया था कि जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस रहते हैं, जो भी उनको प्रोटेक्ट किया गया. और इसके बाद किया गया, क्या होता था कि जो गवर्नमेंट थी, जब हमारी देश को आज़ादी मिल गई उसके बाद हम लोगों को क्या ज़रूरत थी? रेलवे वगैरह के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए लैंड एक्वायर की ज़रूरत रहती थी, या फिर टैक्स वगैरह. इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें थी आपकी, ये नाइन्थ शेड्यूल में डाला गया. और नाइन्थ शेड्यूल में डालने के बाद फिर बाद में इसमें एक प्रोविज़न किया गया हमारे एक प्राइम मिनिस्टर के थ्रू. प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोविज़न किया कि नाइन्थ शेड्यूल के अंतर्गत हम जो भी चीज़ें डालेंगे, जो भी हम लॉ डाल देते हैं, वो सब उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता. और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा कि नहीं नहीं, ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता. क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है. हालांकि आज तक नाइन्थ शेड्यूल में जो भी प्रोविज़न डाले गए हैं उनको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया गया है, मगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है, ऐसा उसने पहले ही बता दिया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से जो आर्टिकल हैं वो राइट टू इक्वलिटी को बताते हैं? ये आर्टिकल 16 to 20 है, आर्टिकल 15 to 19 है, आर्टिकल 14 to 18 है, या फिर आर्टिकल 13 to 17 है. सो क्या सही आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 19. आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 19 में क्या मेंशन किया गया है आपका? इक्वलिटी. तो आर्टिकल 14 की बात करें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया. आर्टिकल इक्वलिटी बिफोर लॉ मींस कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, किसी में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा. आर्टिकल 15 बताता है प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन मींस कास्ट. आप किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कास्ट के थ्रू, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, और भी अदर चीज़ों के बेसिस पे. फिर बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म किया जाएगा. और एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स को ख़त्म किया जाता है. और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. जो सिक्स्थ शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का सिक्स्थ शेड्यूल है, वो कौन से स्टेट्स को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न
इन रिगार्ड टू ट्राइबल एरियाज प्रोवाइड करता है, मींस ट्राइबल एरिया से रिलेटेड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न सिक्स्थ शेड्यूल किस किस स्टेट्स को प्रोवाइड करता है। बात करते हैं हम, ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, या फिर मेघालय, असम, नागालैंड और मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम एंड मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और त्रिपुरा। कौन सा इसमें से आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए? सो द करेक्ट आंसर इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इस सिक्स्थ शेड्यूल के अंतर्गत हमारे 4 राज्य हैं। कौन कौन से? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। सो मुझे भी इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता था, बट जिनसे मैंने सीखा उन्होंने बताया फिर कि आप ऐसा करो, ATM स्क्वायर याद रख लो। ATM स्क्वायर याद रखने से क्या होगा, तो A से हो गया आपका असम, T से हो गया त्रिपुरा, M से हो गया मेघालय और M से ही हो गया मिजोरम। और फिर ये याद रख लो, ATM में मनी नहीं है। ATM में मनी नहीं है मतलब इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है? मणिपुर नहीं आता है। सो सिक्स शेड्यूल में हमारे 4 स्टेट हैं, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है, इसमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। जो 11th शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऐड किया गया है 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में, या फिर 11th शेड्यूल है वो करेस्पॉन्ड है किसके? आर्टिकल 243 के। तो कौन सा इसमें से करेक्ट होना चाहिए? ए बोल रहा है ओनली फर्स्ट, सेकंड बोल रहा है ओनली सेकंड, थर्ड बोल रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ बता रहा है फर्स्ट और सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। सो विच वन विल बी द राइट? सो द राइट आंसर इज ओनली फर्स्ट। जैसा आपको पता है कि हमारे संविधान में 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। जो दो चेंज किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 2 अमेंडमेंट किए गए थे, उसके अकॉर्डिंग 73rd और 74th अमेंडमेंट किया गया, और फिर म्यूनसिपल और पंचायती राज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत है, पंचायतों को ऑर्गेनाइज करना है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये ड्यूटी ऑफ स्टेट है। ये किस पार्ट में मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? ये इट्स चैप्टर ए फर्स्ट, इट्स चैप्टर सेकेंड, इट्स चैप्टर थर्ड और इट्स चैप्टर 4। कौन से चैप्टर में मेंशन किया गया है? सो द राइट आंसर इज चैप्टर 4। मीन्स जो पंचायत है वो ड्यूटी ऑफ द स्टेट होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट। ये किस में मेंशन किया गया है? चैप्टर नंबर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के चैप्टर 4 में ये मेंशन किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पब्लिक हेल्थ एंड द सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन भारतीय संविधान में किस लिस्ट के अंतर्गत रखा गया? आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो उसमें से किस में आपका पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन को रखा गया है? स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, या फिर नन ऑफ दीज? सो द राइट आंसर इज स्टेट लिस्ट। सो जैसा आपको पता है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी रेज हो रहे हैं, ऐसे ओपिनियन भी दिए जाते हैं कि क्यों ना हम हेल्थ को स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दें, स्टेट लिस्ट से हटाकर किस में डाल दें? कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दें। तो जिससे जो स्टेट भी हेल्थ के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकता है और सेंटर भी ले सकता है। जब दोनों मिलकर काम करेंगे आपका, हेल्थ को स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दें, तो इसमें दोनों मिलकर लॉ बना पाएंगे। मैंने यूनियन लिस्ट बोल दिया था, तो क्या करना है? स्टेट को हटाकर यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट में लाने का ओपिनियन दिया गया। सो आपको इससे पहले ये भी पता होगा, एजुकेशन जो था हमारा पहले स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता था, फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 42nd अमेंडमेंट किया गया और उसको स्टेट लिस्ट से हटाकर किसमें? कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। और कॉन्करेंट लिस्ट में डालने के बाद अब उस पर स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी लॉ बना सकता है। और इसी के बाद ये जो आपकी पॉलिसी आई थी, अभी आपकी कौन सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, इसके पहले हमारी 2 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। एक आई थी 1968 में और दूसरी आई थी 1986 में। पहली आई 68 में, दूसरी आई 86 में और थर्ड आई आपकी 2020 में। तो कोई पूछे कितनी एजुकेशन पॉलिसी आ गई है? 3। फिर रिवाइज कर देते हैं, 1968 में, फिर 1986 में और फिर 2020 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सा सेंट्रल फीचर नहीं है हमारे आर्टिकल 343
मेंशन किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। सो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शेल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। हिंदी जो हमारे देवनागरी स्क्रिप्ट में नेशनल लैंग्वेज होगी हमारे यूनियन की। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शेल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इंग्लिश लैंग्वेज शेल कंटिन्यू टू बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू किया जाएगा किससे, ऑफिशियल पर्पस के लिए। इफ़ टू और मोर स्टेट्स एग्री हिंदी लैंग्वेज, यदि दो या दो से अधिक स्टेट, दो या दो से अधिक राज्य एग्री करेंगे इस बात पे, तो हिंदी को क्या रहेगा, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बनाया जा सकता है दो राज्यों के बीच में। या मीन्स दो या दो से अधिक राज्य यदि सहमत हैं तो हिंदी को कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बनाया जा सकता है उन दोनों राज्यों के बीच में। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए? ए बोल रहा है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, बी बता रहा है सेकंड और फोर्थ, थर्ड बता रहा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और डी बता रहा है ओनली सेकंड। सो इसमें से कौन सा सही होना चाहिए? सो द राइट आंसर इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। जो आर्टिकल 343 की हम बात करें तो हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में नेशनल लैंग्वेज होगी किसकी, हमारे यूनियन की। और इंग्लिश लैंग्वेज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं किसके लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए। और यदि दो या दो से अधिक राज्य यदि सहमत होते हैं तो आप हिंदी को उनके बीच में कम्युनिकेशन की भाषा, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following language is not recognized in the 8th schedule of the Constitution of India? कौन सी लैंग्वेज है हमारे इनमें दी हुई, कौन सी लैंग्वेज है जो भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में डिफाइन नहीं है, 8वें शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। सो द राइट आंसर इज इंग्लिश। इंग्लिश को 8th शेड्यूल में नहीं रखा गया है। जो 8th शेड्यूल है आप सभी जानते हैं, 8th शेड्यूल में कितनी 22 लैंग्वेजेस हैं। स्टार्टिंग में इसमें कितनी 14 लैंग्वेजेस थी, इसमें फिर 4 लैंग्वेज जोड़ी गई अमेंडमेंट के थ्रू, फिर 4 लैंग्वेज जोड़ी गई, तो टोटल कितनी ऐड की गई, 8 लैंग्वेजेस इसमें ऐड की गई। सो अब करेंटली कितनी लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस हैं। सो 22 में कौन कौन सी है देख लेते हैं एक बार। एजमीज हो गया, बंगाली हो गई, आपकी बोडो हो गई, डोगरी हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कन्नड़ हो गई, कश्मीरी कोंकणी हो गई, मैथिली हो गई, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये आपको ध्यान रखना है। नेपाली भी 8th शेड्यूल के अंतर्गत आती है। कौन सी नहीं आती है? इंग्लिश नहीं आती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से जो ये ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल कौन से करेक्टली मैच है? आर्टिकल 164 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के से रिलेटेड है। आर्टिकल 222 हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर के से रिलेटेड है। आर्टिकल 11 पावर देता है पार्लियामेंट को, वो लॉ बना सकती है किसके, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। सो कौन सा इसमें सही होना चाहिए? ए बोल रहा है ओनली फर्स्ट, बी बोल रहा है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड बोल रहा है सेकंड एंड थर्ड, एंड डी बोल रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मीन्स इसमें तीनों आपके सही हैं। आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट बताता है। आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस बताता है। आर्टिकल 11 बताता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉ विद रिगार्ड टू सिटीजनशिप। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लगता है कि लेक्चर को हम बढ़ाते ही जाएं, मगर ये भूल जाता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन भी आना है। सो वैसा ही अब हुआ, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा। सो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको इम्प्रूवमेंट लगता है कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या सही, कौन सा सही है। और जैसा आप सभी को आज पता है कि 24 अप्रैल है हमारा, 24 अप्रैल आज हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, शपथ लेंगे। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो शपथ लेंगे वो कौन है, वो अपना पदभार संभालेंगे। आपको ये बताना है वो कौन से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। हम सभी को पता है NV रमन्ना है, और ये किस हाई कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट के जज थे, ये आपको बताना है। और ये कौन से नंबर के हमारे CJI हैं, ये आपका आज का क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुंचाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। घर में रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए।